कभी कभी आपने नोटिस किया है, किसी का लास्ट सीन ऑनलाइन होता है जब वो इंसान इंसान नहीं रहता। रात के 2:30 बजे हाईवे नंबर 17 पर पुलिस की रेड और ब्लू लाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन सड़क अभी भी गीली थी और इस गीली सड़क पर खड़ी थी एक पुलिस की जीप, एक एम्बुलेंस और कुछ लोग जो चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्हीं में से दो चेहरे सबसे ज़्यादा घबराए हुए थे, रिया और नीतू के। दोनों ब्रिज के किनारे खड़ी थी। नीचे अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर सबको पता था करण की बॉडी उसी अंधेरे में गिरी थी। पुलिस ऑफिसर ने कहा, लास्ट टाइम तुम लोग उससे कब मिले थे? रिया ने एक पल के लिए नीतू की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, बस कुछ मिनट पहले। ऑफिसर ने नोटबुक में कुछ लिखा। फिर उसने ब्रिज के रेलिंग को टच कर कर देखा। मेटल पर नए स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो। पुलिस वाले ने पूछा, कोई बहस हुई थी क्या? नीतू के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हम बस बात कर रहे थे। ऑफिसर ने सीधा उन दोनों की आंखों में देखा, जैसे वो झूठ को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हवा अचानक तेज़ हो गई। ब्रिज के नीचे से किसी चीज़ की हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर से टकराकर हिल रहा हो। रिया ने तुरंत नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहाँ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। मगर उसे एक पल के लिए लगा जैसे नीचे से कोई उन्हें देख रहा हो। एम्बुलेंस स्टाफ ने ऑफिसर को आवाज़ दी, सर, बॉडी मिल गई। नीतू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रिया ने डरकर आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद स्ट्रेचर ऊपर लाया गया। वाइट शीट के नीचे एक बॉडी थी। ऑफिसर ने शीट का एक कोना उठाया और उस पल रिया की सांसें रुक गई। करण का चेहरा टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखें आधी खुली हुई थी। और अजीब बात ये थी, उसकी आंखें सीधा नीतू और रिया को देख रही थी। ऑफिसर ने बोला, ये शायद एक्सीडेंटल फॉल है। फिर उसने रिया और नीतू की तरफ देखा, लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। उस रात पुलिस को लगा ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, मगर सच ये था, उस ब्रिज पर जो हुआ था शायद वो एक्सीडेंट नहीं था। और 3 दिन बाद कुछ हुआ जिसने रिया के होश उड़ा दिए। रिया को एक मैसेज आया और उस मैसेज में कुछ लिखा था, मुझे सब याद है। और सेंडर का नाम था करण। रिया घबरा गई। उसने तुरंत नीतू को कॉल की और बताया कि उसे करण के पास से मैसेज आया है। नीतू भी घबरा गई। वो भागती हुई रिया के घर आ गई और जब उसने रिया का फ़ोन उठाया, उसे कुछ नहीं दिखा, कोई मैसेज नहीं आया था। नीतू ने रिया से कहा कि वो उसका वहम है, उसे ये सब कुछ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिया को भी लगा शायद वहम ही होगा। उसने अपना फ़ोन दोबारा चेक किया, लेकिन वहाँ कोई मैसेज नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों बहुत डरी हुई लग रही थी। कुछ साल गुजरे। नीतू और रिया हमेशा घबराए रहते थे। रात के 3 बजे थे। रिया अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। घर बिल्कुल खामोश था। फ़ोन टेबल पर पड़ा था और अचानक रिया को नोटिफिकेशन टोन सुनाई दी। मैसेज आया था और सेंडर का नाम था करण। सेंडर का नाम देखकर रिया का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि उसे पता था करण को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक्सीडेंट हुआ था। रिया खुद उसकी मैयत में गई थी। करण उसकी आंखों के सामने मरा था। फिर भी स्क्रीन पर मैसेज था,
तुम अभी भी जाग रही हो। रिया ने फ़ोन उठाया। उसके हाथ ठंडे हो गए। उसने टाइप किया, हु इज़ दिस? रिप्लाई तुरंत आया, अरे मैं ही हूँ। रिया ने सोचा किसी ने करण का नंबर रीयूज़ कर लिया होगा, पर अगला मैसेज देखते ही उसके गले में आवाज़ अटक गई। तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ करण। तुम अभी भी ग्रे हुडी पहनती हो? रिया ने अपने कपड़े की तरफ देखा। वो सच में ग्रे हुडी में थी। रूम में कोई नहीं था, लेकिन एक और मैसेज आया, और तुम्हारे पीछे वाली विंडो, वहाँ का पर्दा आधा खुला है ना? रिया ने धीरे से पीछे मुड़ा। कर्टन्स सच में आधे खुले थे। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था जैसे कमरे में कोई और भी उसे सुन रहा है। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक और मैसेज आया, खिड़की बंद करने से कुछ नहीं बदलेगा। रिया के हाथ काँप गए। उसने टाइप किया, तुम कौन हो? उसका रिप्लाई आया, मैं वही हूँ जिसे तुमने आखिरी बार देखा था हॉस्पिटल के कॉरिडोर में। रिया की आंखों के सामने वो रात आगे आ गई। करण को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे, और कॉरिडोर में उसने करण को देखा था, और करण का फ़ोन पुलिस वालों ने रिया को दिया था। तब वो फ़ोन डेड था। रिया को एक और मैसेज आया, वैसे तुम्हारी वेबकैम अभी भी ऑन है। रिया के दिल पेट में उतर गया। लैपटॉप का कैमरा लाइट ग्रीन ग्लो कर रहा था। रिया ने तुरंत लैपटॉप स्क्रीन बंद कर दी। रूम में अंधेरा हो गया, सिर्फ फ़ोन की रोशनी थी। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ, और रिया को इस बार एक तस्वीर आई। रिया ने धीरे से उसे खोला। तस्वीर देखते ही उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तस्वीर रिया के कमरे की ही थी, उसी लम्हे की, और उस तस्वीर में रिया के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी जैसा चेहरा, जिसका चेहरा बिल्कुल परछाई में था। पर उसके फ़ोन का मैसेज फिर आया। रिया ने वो मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था, पीछे देखो। रिया ने पलटकर पीछे देखा। अगली सुबह पुलिस को रिया का फ़ोन फर्श पर मिला। रूम बिल्कुल खाली था। दूर अंदर से कोई बदबू आ रही थी, और दरवाज़ा अंदर से बंद था। लैपटॉप बंद था। वहाँ कोई तोड़-फोड़ नहीं की गई थी। बस रिया गायब थी। फ़ोन स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला था। लास्ट चैट करण, और उसके चैट में आखिरी मैसेज था, अब मैं और रिया दोनों ऑनलाइन हैं। उसके नीचे स्टेटस अपडेट हुआ, मौत। रिया के गायब होने के 2 दिन बाद नीतू पुलिस स्टेशन से वापस घर आई थी। पुलिस बार बार उससे कई सवाल पूछ रही थी। आखिरी बार रिया से कब बात हुई, आखिरी बार उससे कब मिली थी। नीतू हर बार एक ही जवाब देती, उस रात। मगर उसके अंदर एक और सवाल चल रहा था, क्या रिया सच में गायब हो गई थी, या कोई उसे उठाकर ले गया था। नीतू बहुत घबराई और डरी हुई थी। वो अपने सोफे पर बैठी थी। रात के 3 बज रहे थे, और नीतू का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था, रिया। स्क्रीन पर नाम देखते ही नीतू का दिल ठंडा पड़ गया। नीतू ने तुरंत कॉल उठाई। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी। नीतू हेलो हेलो बोल रही थी, लेकिन आगे से उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। नीतू ने डरकर फ़ोन बेड पर फेंक दिया, लेकिन आवाज़ फिर आई। इस बार फ़ोन की मैसेज टोन थी। नीतू ने कांपते हाथों से मैसेज खोला, और उसमें लिखा था, नीतू तुम अभी भी जाग रही हो? नीतू ने तुरंत रिप्लाई किया, रिया तुम कहाँ हो? रिप्लाई आया, वहीं जहाँ करण है।
नीतू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने टाइप किया, रिया, ये मजाक मत करो। कुछ लम्हों तक टाइपिंग डॉट्स ब्लिंक करते रहे। फिर मैसेज आया, तुम दोनों को लगा था कोई कभी नहीं जानेगा, और इस बार ये मैसेज करण के पास से आया था। नीतू ने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ लिया। रूम की लाइट्स हल्की हल्की हिलने लगी थी। मैसेज फिर आया, वो रात याद है नीतू? और फ़ोन पर एक वीडियो क्लिप आई। नीतू ने धड़ के साथ उस क्लिप को प्ले की। वीडियो देखते ही उसकी सांसें रुक गई। वीडियो में हाईवे ब्रिज था और वहाँ खड़े थे रिया, नीतू और करण। तेज़ बारिश हो रही थी। करण चिल्लाया, तुम दोनों पागल हो गई हो, और गुस्से से रिया और नीतू ने उसे धक्का दे दिया। करण रेलिंग से टकरा कर नीचे गिर गया। वीडियो वहीं ख़त्म हो गया। नीतू की आंखों से आंसू निकल गए। ये वीडियो कभी था ही नहीं। उस रात वहाँ कोई कैमरा नहीं था, फिर भी किसी ने सब रिकॉर्ड किया था। दोबारा नीतू को मैसेज आया, मैं सब देख रहा था। नीतू ने तुरंत अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। रूम खाली था, मगर हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ और उसमें लिखा था, पीछे देखो। नीतू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक परछाई खड़ी थी, मगर कमरे में कोई नहीं था। परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी और फ़ोन पर एक और तस्वीर आई। तस्वीर नीतू के रूम की ही थी और तस्वीर में रिया खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम खाली थी और रिया के पीछे एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी, जैसे कोई इंसान ना हो। नीतू को दोबारा मैसेज आया, रिया, मुझे मिल गई। ये मैसेज भी करण के पास से आया था। कुछ लम्हे बाद दूसरा मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है। रात के 3:30 हो रहे थे। नीतू सोफे पर बैठी काँप रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नीतू ने डर के साथ पूछा, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैसेज आया, दरवाज़ा खोल दो नीतू। नीतू जम गई। उसे दोबारा एक और मैसेज आया, मैं अंदर ही हूँ नीतू। उसी पल बेडरूम का डोर धीरे से खुल गया। अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। नीतू पीछे हटी और उसने देखा, कमरे के अंदर से 2 लोग बाहर आए, एक रिया और उसके पीछे करण। करण का चेहरा टेढ़ा था, वैसे ही जैसे एक्सीडेंट में टूट गया था। उसकी आंखें सीधा नीतू को देख रही थी। अगली सुबह पुलिस को नीतू का अपार्टमेंट खुला मिला। घर बिल्कुल खाली था। वहाँ से कुछ गायब नहीं हुआ था सिवाय नीतू के। नीतू गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसका फ़ोन टेबल पर पड़ा था और फ़ोन स्क्रीन पर व्हाट्सएप ओपन था, और उस व्हाट्सएप में एक ग्रुप था और ग्रुप का नाम था उस रात। और उसके सिर्फ 3 मेंबर्स थे, रिया, नीतू और करण। और आखिरी मैसेज करण का था, अब हिसाब बराबर है। और अजीब बात ये थी कि नीचे स्टेटस था, रिया ऑनलाइन, नीतू ऑनलाइन, करण ऑनलाइन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुकी थी। मैं ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था एक्सीडेंटल फॉल, और रिया और नीतू के केस में मिसिंग। केसेस बंद हो गए, मगर एक चीज़ थी जो किसी ने नोटिस नहीं की, ब्रिज पर लगा एक पुराना ट्रैफिक कैमरा। उस रात बारिश की वजह से पुलिस ने फुटेज प्रॉपर चेक नहीं की थी। 3 हफ्ते बाद स्टेशन के एक जूनियर ऑफिसर ने स्टोरेज क्लियर करते वक्त वो फुटेज सेव कर ली थी, और वो फुटेज दोबारा 3 साल बाद देखी गई। वीडियो प्ले हुआ, स्क्रीन पर वही ब्रिज था,
और वहाँ खड़े थे रिया, नीतू और करण। पहले सब नॉर्मल लग रहा था, फिर बहस शुरू हुई। रिया और नीतू ने करण को धक्का दिया। करण रेलिंग से टकराया, मगर उसके बाद जो हुआ उसने ऑफिसर्स का खून ठंडा कर दिया। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था करण नीचे गिरने ही वाला था, मगर उसने ग्रिल पकड़ ली थी और उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, एक आदमी की परछाई। लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। परछाई ने करण को और ज़ोर से धक्का दिया और करण सीधा अंधेरे में गिर गया। ऑफिसर ने वीडियो पॉज की। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर उसने वीडियो को जूम किया और उस परछाई के करीब लेकर गया। जब परछाई धीरे धीरे क्लियर होने लगी और उसका चेहरा दिखने लगा, सबके होश उड़ गए। वो चेहरा करण जैसा ही था। मतलब करण को पुश किसने किया था, रिया और नीतू ने या फिर करण ने खुद को। और उस दिन के बाद पुलिस डेटाबेस में तीनों केसेस को क्लोज़ कर दिया। रिया अभी भी मिसिंग थी, नीतू अभी भी मिसिंग थी और करण, उसका नाम अभी भी ऑनलाइन रहता। कभी कभी बदला लेने के लिए रूहें भी वापस आती है और जुर्म कभी छुपाए नहीं छुपता। अगर कोई इंसान मरने के बाद भी आपके फ़ोन से आपको ढूंढ सकता है, तो क्या सच में कोई आ सकता है? अगर रात 3:30 पर आपका फ़ोन बजे और आपके स्क्रीन पर किसी मरे हुए इंसान का नाम आए और उससे मैसेज आए, तो क्या आप रिप्लाई करोगे?